अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक क्लासरूम है जहां एक स्टूडेंट क्वांटम फिजिक्स के मुश्किल फॉर्मूले सॉल्व कर रहा है और उसका अगला ही पीरियड। हाँ, अगला पीरियड किसी साइंस सब्जेक्ट का नहीं बल्कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कोई हिस्ट्री को बहुत गहराई से पढ़ रहा है और साथ ही साथ लैपटॉप पर कोडिंग करके एक नया ऐप भी बना रहा है। मतलब कुछ साल पहले तक तो हमारे देश में ऐसा सोचना भी। ऐसा सोचना तो एक तरह से बगावत मानी जाती थी। मतलब लोग कहते हैं कि ये बच्चा तो रूल तोड़ रहा है। सही बात है। लेकिन आज हम जिन दस्तावेजों और नोट्स की तह तक जा रहे हैं, मतलब आज के इस डीप डाइव में हम जो एनालाइज कर रहे हैं, वो ये साबित करते हैं कि ये कोई बगावत नहीं है। एकदम सही। ये हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का नया नॉर्मल बनने जा रहा है। आज हम उस पॉलिसी शिफ्ट को डीकोड कर रहे हैं जिसने 1986 की पुरानी शिक्षा नीति के उस फैक्ट्री वाले मॉडल को, उस रट्टा मारने वाले मॉडल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हाँ, और उसकी जगह 2020 की जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी और 21वीं सदी का ढांचा लेकर आई है। और देखिए, ये बदलाव ना सिर्फ कुछ कागजी नियमों तक सीमित नहीं है। मतलब 1986 का वो जो दौर था वो बहुत अलग था। उस वक्त की प्राथमिकताएं अलग थीं। बिल्कुल, उस समय मेन फोकस इस बात पर था कि साक्षरता दर कैसे बढ़ाई जाए। गांव में स्कूल खोलना, ये पक्का करना कि बच्चे बस किसी तरह स्कूल तक पहुंच जाएं। एक्सेस और एनरोलमेंट। हाँ, एक्सेस। उस दौर की पॉलिसी पूरी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन पर टिकी थी। मतलब सबको एक जैसा पढ़ाओ, एक ही तरह का एग्जाम लो। लेकिन आज हमारे सामने जो ये नए नोट्स हैं वो बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे हम उस मैस एनरोलमेंट वाली सोच से बाहर आ रहे हैं और क्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। अब सवाल ये नहीं है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्लासरूम के अंदर जो हो रहा है, क्या वो सच में उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मैं इस पूरे ट्रांजिशन को ऐसे देखती हूँ कि जो पुरानी 1986 वाली पॉलिसी थी, वो एक पुराने बेसिक कीपैड फोन की तरह थी। अरे वाह, ये काफी अच्छा कंपैरिजन है ना? मतलब उसका काम सिर्फ कॉल करना या मशीन को चालू करना था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लेकिन जो नई 2020 की पॉलिसी है, वो एक मॉडर्न स्मार्टफोन की तरह है, जिसमें ऐप स्टोर का पूरा इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल। कुछ बेसिक ऐप्स तो पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कौन से स्किल्स डाउनलोड करना चाहता है। ये पूरा सिस्टम स्टूडेंट के हिसाब से खुद को कस्टमाइज कर लेता है। और ये कस्टमाइजेशन वाली बात ना इस पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाती है। जब हम उस पुराने 10+2 वाले मॉडल की बात करते हैं जिसे अब हटा दिया गया है, तो वो उसी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही रिजिड हिस्सा था। हाँ, जहाँ पहली से 10वीं क्लास तक सब कुछ फिक्स था। और फिर 11वीं-12वीं में आपको एक बहुत ही टाइट सांचे में डाल दिया जाता था, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। लेकिन उस पुराने मॉडल में एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी जिसे दशकों तक किसी ने ठीक से एड्रेस ही नहीं किया। और वो प्रॉब्लम थी कि स्कूल का दरवाजा 6 साल की उम्र से पहले खुलता ही नहीं था। मतलब हमारे नोट्स साफ तौर पर हाईलाइट करते हैं कि पुरानी व्यवस्था में अर्ली चाइल्डहुड, यानी जो शुरुआती बचपन की शिक्षा होती है, वो फॉर्मल स्कूलिंग का हिस्सा थी ही नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ना, वो ये है कि न्यूरोसाइंस हमें बहुत पहले से बता रहा है कि एक बच्चे के दिमाग का 85% से ज्यादा डेवलपमेंट उसके शुरुआती 6 सालों में ही हो जाता है। ओहो, 85%। हाँ, और 1986 की पॉलिसी में ये शुरुआती दौर पूरी तरह से अनौपचारिक था। या तो बच्चे घर पे थे या फिर आंगनवाड़ियों में थे, जहां मेन फोकस उनके पोषण और हेल्थ पर था, जो कि जरूरी है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं था। तो नई पॉलिसी ने इस पुरानी 10+2 व्यवस्था को हटाकर एक नया 5+3+3+4 का मॉडल पेश किया है। बिल्कुल। और अब ये ढांचा 6 साल के बजाय 3 साल की उम्र से ही फाउंडेशनल स्टेज के रूप में शुरू हो जाता है। पर वेट, यहाँ पर ना एक बहुत ऑब्वियस सवाल आता है। मैं जब भी ये 3 साल वाली बात सुनती हूँ, तो पहला डर यही लगता है कि क्या हम उन छोटे छोटे बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन चिंता है। मतलब क्या हम 3 साल के बच्चों पर बस्ते का बोझ डालकर उन्हें उस रट्टा मारने वाली मशीन का हिस्सा बना रहे हैं? तो आखिर इस बदलाव का असल मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता है पेरेंट्स के लिए। लेकिन पॉलिसी के दस्तावेज जो असली पिक्चर दिखाते हैं वो बिल्कुल इसके उलट हैं। ये बच्चों पर बोझ डालने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कैसे काम करेगा? ये असल में उस अनऑर्गेनाइज्ड प्री स्कूल इंडस्ट्री को एक साइंटिफिक ढांचे में लाने के बारे में है। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब ये नहीं है कि बच्चे किताबें रटेंगे, वो खेल खेल में सीखेंगे, यानी प्ले बेस्ड लर्निंग।
अच्छा, मतलब एक्टिविटीज के जरिए। हाँ, वो रंग पहचानना, शेप समझना और लॉजिकल थिंकिंग जैसी चीजें सीखेंगे। और अगर हम इसे ग्राउंड लेवल पर देखें तो ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो पहले इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते थे कि अपने बच्चों की शुरुआती पढ़ाई कैसे शुरू करवाएं। हाँ, क्योंकि हर कोई महंगे प्ले स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब आंगनवाड़ी और प्री स्कूल एक बहुत ही फॉर्मल और वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, जहां टीचर्स को बकायदा इस बात की ट्रेनिंग मिलेगी कि छोटे बच्चों के दिमाग को कैसे नर्चर करना है। मतलब जिस नींव को पहले बस किस्मत या परिवार के बैंक बैलेंस पर छोड़ दिया गया था, अब उसे एजुकेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट बेस माना जा रहा है और इससे क्लासरूम का रोज का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। एकदम सही। टीचर्स अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर ABCD नहीं लिखेंगे, बल्कि वो बच्चों को ब्लॉक्स और पजल्स के जरिए पढ़ाएंगे। चलिए, तो अब जब हमने इस बूट सीक्वेंस या शुरुआती नींव को समझ लिया है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और इस नए 5+3+3+4 के ढांचे में आगे जाता है, वो क्या पढ़ेगा, इसका पूरा नक्शा ही बदल दिया गया है। हाँ, वो पुरानी दीवारें गिरा दी गई हैं। एग्जैक्टली। यहाँ मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। पुरानी व्यवस्था को देखें तो वो एक फिक्स्ड थाली की तरह थी। मतलब रेस्टोरेंट में जो थाली परोस दी गई है, आपको वही खानी है। साइंस ली है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ना होगा। और अगर कोई आर्ट्स पढ़ता था तो लोग मान लेते थे कि ये बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। बिल्कुल, वो एक अजीब सा मेंटल ब्लॉक था हमारे समाज में। लेकिन नए दस्तावेज बताते हैं कि अब एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया है। ये अब फिक्स्ड थाली नहीं बल्कि एक बुफे सिस्टम है, जहां आप अपनी पसंद की चीजें चुन सकते हैं। और अगर हम इसे एक बड़े पिक्चर से कनेक्ट करके देखें ना, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट्स चुनने की आजादी का मामला नहीं है। ये असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप करने का तरीका है। वो कैसे? जैसे हमने शुरू में वो म्यूजिक और फिजिक्स वाला एग्जाम्पल लिया था। हाँ, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सरफेस लेवल पर अजीब लग सकता है, लेकिन गहराई में सोचिए, साउंड क्या है? वो एक फिजिकल फिनोमेनन ही तो है। जब वो स्टूडेंट म्यूजिक के सुरों और फिजिक्स के नियमों को एक साथ समझता है, तो वो रट्टा नहीं मार रहा है। वो तो साउंड इंजीनियरिंग या एकॉस्टिक्स की गहरी समझ बना रहा है। एग्जैक्टली। 21वीं सदी की डिमांड ही यही है। आज हमें ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो डिजाइन और आर्ट को समझते हों, और ऐसे आर्टिस्ट चाहिए जिन्हें टेक्नोलॉजी की समझ हो। ये आइडिया तो सच में बहुत शानदार है। लेकिन यार, मुझे यहाँ एक छोटा सा डाउट भी आ रहा है। बताइए। देखिए, पेपर पर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट कुछ भी चुन सकता है। लेकिन सोचिए, कोई 14-15 साल का बच्चा है, अगर उसे इतनी छूट मिल जाए, तो वो तो मैथ्स या टफ साइंस सब्जेक्ट से बचने के लिए सबसे इजी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चुन लेगा ना। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये क्लासरूम में एक तरह की अफरा तफरी या क्योस पैदा नहीं कर देगी? क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार नहीं कर रहे जो हार्ड वर्क से भाग रही हो? ये डाउट बिल्कुल जायज है, और इसीलिए पॉलिसी में इस फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे एक बहुत ही क्लियर मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये ऐसा बफे नहीं है जहां आप मेन कोर्स छोड़कर सिर्फ डिजर्ट खा लें। अच्छा। तो फिर रोक टोक कहाँ है? इस नए सिस्टम में कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज यानी बुनियादी स्किल्स कंपलसरी हैं। लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स और लॉजिकल थिंकिंग तो हर किसी को पढ़नी ही होगी। लेकिन उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के आसपास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे हैं। ओके, तो बेसिक्स तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स आसान रास्ता नहीं चुन रहे हैं, वो रास्ता चुन रहे हैं जो उनके नेचुरल टैलेंट से मैच करता है। और जब स्टूडेंट वो पढ़ता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, तो क्लास में उसका एंगेजमेंट और सीखने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। और ये एंगेजमेंट वाली बात हमें सीधे इवैल्यूएशन यानी एग्जाम्स के उस डरावने हिस्से की तरफ ले जाती है। मतलब अगर हर स्टूडेंट का सिलेबस अलग है, तो आप उन्हें असेस कैसे करेंगे? ये तो सबसे बड़ा शिफ्ट है। ये तो ऐसा हो गया है कि कोई दौड़ रहा है, कोई तैर रहा है, और आप दोनों को एक ही स्टॉपवॉच से मापने की कोशिश कर रहे हैं। 1986 वाली पॉलिसी में तो आसान था, साल के आखिर में एक फाइनल एग्जाम लो और बात खत्म। पर इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी वो पुरानी परीक्षाएं सच में लर्निंग को इवैल्यूएट कर रही थीं, या सिर्फ बच्चे की रटने की कैपेसिटी को? वो तो रटने का ही टेस्ट होता था ज्यादातर। बिल्कुल। पुरानी समेटिव एग्जाम्स ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां पूरे साल की मेहनत का फैसला बस 3 घंटे के एक पेपर में होता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे ने क्या नया स्किल सीखा। अगर वो एग्जाम के दिन आंसर शीट पर नहीं लिख पाया तो वो फेल। तो अब इस नई कंटिन्यूअस या फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या अलग है? मतलब एक टीचर के नजरिए से सोचिए, क्लास में 40-50 बच्चे हैं, हर एक की ऐसे योग्यता के आधार पर जांच करना क्या प्रैक्टिकल है? यही बदलाव सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब टीचर्स साल के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं।
वो प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस और डेली एक्टिविटीज के थ्रू लगातार बच्चों को असेस कर रहे हैं। मतलब साल भर इवैल्यूएशन चलता रहेगा। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं देखता कि बच्चे को फैक्ट्स याद हैं या नहीं, ये देखता है कि क्या वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता है, क्या वो उसे रियल लाइफ में यूज कर सकता है। ये एक 360 डिग्री असेसमेंट है। और रियल लाइफ में यूज करने की बात करें तो इन नोट्स में एक और हिस्सा है जो मुझे लगता है सबसे रेवोल्यूशनरी है, वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक शिक्षा। ओहो, ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग को हमेशा थोड़ा नीची नज़र से देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, वो प्लम्बर, कारपेंटर या दर्जी बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। और वो भी 10वीं या 12वीं के बाद। हाँ, लेकिन अब इस नई पॉलिसी में छठी क्लास से ही, मतलब 6th ग्रेड से ही कोडिंग, कारपेंट्री, पॉटरी और लोकल कारीगरों के साथ इंटर्नशिप को मेन सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। और आप सोचिए, ये कदम क्लासरूम में बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को कैसे बदल देगा। अक्सर छठी या 7वीं का बच्चा मैथ्स के फॉर्मूले देखकर सोचता है कि यार, इसका मैं अपनी असल जिंदगी में क्या करूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब वही स्टूडेंट खुद के हाथों से लकड़ी का कोई ढांचा बनाता है और उसमें ज्योमेट्री के उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करता है या कोडिंग से कोई बेसिक सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल। वो जो फीलिंग है ना कि मैंने कुछ क्रिएट किया है, वो एंगेजमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। बिल्कुल। वो अब सिर्फ नॉलेज को कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो एक क्रिएटर बन रहा है। और इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, वो जो डिग्निटी ऑफ लेबर वाली बात है ना, जब हर बच्चा, चाहे उसे फ्यूचर में डॉक्टर बनना हो या सीए, वो छठी क्लास में अपने हाथों से काम कर रहा होगा, तो वोकेशनल काम से जुड़ा जो एक सोशल स्टिग्मा है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेहनत की इज्जत करना कोई किताबी ज्ञान नहीं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपके इस पुराने पॉइंट पर वापस आना चाहूंगी। कौन सा पॉइंट? जो आपने कहा था ना कि 50 बच्चों की क्लास में इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स और लगातार असेसमेंट कोई टीचर कैसे हैंडल करेगा? ये सच में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है। हाँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है। हर जगह रिसोर्सेज सेम नहीं है। एग्जैक्टली। इतने बड़े स्केल पर इस फ्लेक्सिबिलिटी को जमीन पर उतारना बिना किसी सॉलिड मैकेनिज्म के तो इम्पॉसिबल है। और यहीं पर हमारे दस्तावेजों का वो आखिरी और सबसे टेक्निकल हिस्सा काम आता है, इस पूरे नए सिस्टम को चलाने वाला नया इंजन, जो कि है टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन। बिल्कुल। अगर हम 86 की बात करें तो तब तकनीक का मतलब सिर्फ स्कूल में एक कंप्यूटर लैब होना था, जहां बच्चे हफ्ते में बस एक बार जूते उतार के जाते थे। हाँ, वो भी सिर्फ पेंट या नोटपैड खोलने के लिए। हाँ, लेकिन नई पॉलिसी में टेक कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें एआई और डिजिटल लैब्स का बहुत बड़ा रोल है। इस मैकेनिज्म को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी छोटे से शहर में रहता है और वो फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है। अब उस स्कूल में म्यूजिक का टीचर ही नहीं है, तो क्या उस बच्चे की पढ़ाई वहीं रुक जाएगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर डिजिटल लैब्स और ऑनलाइन पोर्टल्स एंट्री लेते हैं। टेक्नोलॉजी वो ब्रिज है जो इस गैप को भरती है। और जो टीचर्स के असेसमेंट बर्डन की बात थी, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा। मतलब एआई डेटा ट्रैक करेगा? हाँ, एआई सिस्टम्स बच्चों के सीखने के पैटर्न का डेटा ट्रैक करेंगे और टीचर को बताएंगे कि कौन सा बच्चा किस टॉपिक में फंस रहा है, ताकि टीचर टाइम पर उसकी हेल्प कर सके। तो मतलब बिना टेक के इतना डीप कस्टमाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं था। पर मान लीजिए टेक ने काम आसान कर भी दिया, इस पूरी मशीनरी के रूल्स कौन डिसाइड करेगा? पुरानी व्यवस्था में तो इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज थीं, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी। वो तो एक चक्रव्यूह था पूरा। हाँ, एक बॉडी सिलेबस तय करती थी, दूसरी फंडिंग देती थी, तीसरी अप्रूवल देती थी। अगर किसी कॉलेज को कोई नया कोर्स शुरू करना होता था तो उसे सालों लग जाते थे सिर्फ फाइल्स पास करवाने में। इसे ही तो ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक कहते हैं। जब बहुत सारे बॉस होते हैं तो काम अटक ही जाता है, और इसी रुकावट को दूर करने के लिए नई पॉलिसी एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बना रही है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी HECI। तो क्या ये एक अकेली बॉडी सब कुछ कंट्रोल करेगी? नहीं, ये कोई मोनोपोली नहीं है। ये कामों का एक बहुत ही लॉजिकल डिवीजन है। HCI के अंदर अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स होंगे। कोई सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करेगा, कोई सिर्फ फंडिंग देखेगा और कोई सिर्फ एक्रेडिटेशन यानी मान्यता पर काम करेगा। मतलब रूल्स बनाने वाले और फंडिंग देने वाले अलग अलग होंगे, लेकिन रहेंगे एक ही छतरी के नीचे। इससे तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा और डिसीजंस फास्ट होंगे।
बिल्कुल, जब आपके पास ऐसा क्लियर रेगुलेटर और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होता है, तभी आप वो 5+3+3+4 मॉडल या कोडिंग वाली बात को देश के हर कोने में लागू कर सकते हैं। ताकि ये पॉलिसी सिर्फ बड़े शहरों के महंगे स्कूलों तक ही लिमिटेड ना रह जाए। एकदम सही बात। या ये पूरी चर्चा सच में बहुत आंखें खोलने वाली है। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के सारे धागों को एक साथ समेटें, तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। और वो पिक्चर एक बड़े इवोल्यूशन की है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1986 की पॉलिसी उस समय की जरूरत थी, जहां मकसद बस एक बड़ी आबादी को स्कूल तक लाना और साक्षर बनाना था। लेकिन 2020 की नई पॉलिसी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि 21वीं सदी की प्रॉब्लम्स रटे रटाए ज्ञान से सॉल्व नहीं होंगी। वो 10+2 के रिजिड सांचे को तोड़कर एक ऐसा ढांचा लाई है जो बच्चे की साइकोलॉजी और डेवलपमेंट के हिसाब से चलता है। हाँ, जो 3 साल की उम्र से ही उनकी कॉग्निटिव फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये सिर्फ स्ट्रक्चर का बदलाव नहीं है, ये माइंडसेट का बदलाव है। साइंस और आर्ट्स के बीच की वो जो नकली दीवारें थीं, उनका गिरना, रटने की बजाय रियल स्किल्स पर फोकस करना और वोकेशनल ट्रेनिंग को मेन स्ट्रीम में लाना। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो बच्चे की क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ाता है। इन शॉर्ट, पुराना सिस्टम ये तय करता था कि क्या सोचना है, जबकि नया सिस्टम ये सिखाने पर फोकस्ड है कि कैसे सोचना है। बहुत खूब कहा आपने। तो इसी के साथ इस चर्चा को रैप अप करने का टाइम आ गया है। लेकिन इन सारे नोट्स और पॉलिसी चेंजेस को डिकोड करने के बाद एक ऐसा सवाल दिमाग में आता है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। और वो सवाल क्या है? सोचिए, जब ये नई जनरेशन जो बिना किसी स्ट्रीम के प्रेशर के बड़ी हो रही है, जिनका इवैल्यूएशन रटने पर नहीं बल्कि उनके असली हुनर पर हुआ है, और जो छठी क्लास से ही टेक और प्रैक्टिकल स्किल्स में मास्टर हैं, जब ये बच्चे आज से 10-15 साल बाद प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखेंगे, तो हमारी सोसाइटी में सक्सेस और पारंपरिक करियर की डेफिनेशन क्या रह जाएगी? जब एक बेहतरीन सर्जन एक कमाल का म्यूजिशियन भी होगा और एक हिस्ट्री का प्रोफेसर शानदार कोडिंग जानता होगा, तो उस दुनिया का जॉब मार्केट कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपनी अपनी जगह जरूर विचार करना चाहिए।